ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विकसित भारत की कुंजी बनता पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पूर्वोत्तर देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है, जो कभी भारतीय विकास के मानकों पर हाशिए पर था। और आप देखते हैं कि प्राचीन कामरूप के व्यापार मार्गों से लेकर उभरते सिलिकॉन क्षेत्र सहित आज के सेमीकंडक्टर फैब तक यह क्षेत्र अपना भाग्य फिर से लिख रहा है। इसलिए हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इस क्षेत्र का विकसित होना बहुत जरूरी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत 30 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण प्रस्तावित है और इसमें पूर्वोत्तर का योगदान महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उदाहरण 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 के लिए आप देखते हैं कि के रूप में आज त्रिपुरा में लगभग 10,000 टन गोल्डन क्वीन फाइन एप्पल अनानास की आपूर्ति अनेक देशों में की जा रही है। 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी, तब से देश की प्रगति में तेजी आई और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी उभर कर सामने आया। प्रधानमंत्री ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी घोषित किया। पदभार ग्रहण करने के पहले कुछ महीनों में ही उन्होंने पूर्वोत्तर में कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक दशक लंबे मिशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को एक उपेक्षित क्षेत्र से बदलकर विकास, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के मामले में देश भर में अग्रणी बनाना था। पूर्वोत्तर का परिवर्तन निवेश के ऐतिहासिक स्तरों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 10% सकल बजटीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में 6.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया गया। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में के टैक्स डेविएशन को कई गुना बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। सहायता अनुदान लगभग दुगना अर्थात 5.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज या फिर सिलचर सिलांग और 4 लेन एक्सप्रेसवे, पहाड़ी क्षेत्रों में भारत का प्रथम हाई स्पीड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। मिजोरम में हाल ही में पूरी हुई बैरागी सेरंगेर रेल लाइन आइजॉल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, जिसमें हम 2027 तक पूर्वोत्तर भारत की 8 राजधानियों दिसपुर, ईटानगर, इम्फाल, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, गंगटोक, अगरतला को रेलवे से जोड़ने के अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं। ये आप देखते हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे ने 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र लैंड लॉक्ड क्षेत्र से लैंड लिंक्ड और भविष्य के लिए विकास के लिए तैयार क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। पूर्वोत्तर में हुए इस परिवर्तन के कारण वहां के सभी राज्यों में निवेशकों का भरोसा जगा है। इस आधारभूत परिवर्तन से ही राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के लिए मंच तैयार किया है। यह समिट पूर्वोत्तर के 4.5 करोड़ नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। सामूहिक रूप से 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम रहा है। देश दुनिया में इसे लेकर व्यापक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जापान और आप देखिए यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों सहित 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। विदेशी राजदूतों और वैश्विक निवेशकों ने भारत के शीर्ष उद्योगपतियों उद्यमियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और जिससे पूर्वोत्तर को उनके उद्यमों के लिए अवसर के अगले केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान मिली है। इस अंचल की विविधता के समान ही इसके विविध क्षेत्रों जैसे कृषि प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेलकूद और सेवाओं में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस गति को बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सभी 8 राज्यों में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है, ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंस और निवेशकों को निर्बाध सहायता प्रदान की जा सके। 8 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स प्रत्येक राज्य की विशिष्टता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यनीतियां बना रही है। ये नीतियां प्रधानमंत्री की त्रिआयामी सिद्धांत एक्ट ईस्ट
एक्ट फर्स्ट और एक्ट फर्स्ट के अनुरूप भी है। और आप देखिए पूर्वोत्तर अब दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार और भारत प्रशांत कार्यनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय शहरों से अपनी अनूठी भौगोलिक निकटता के साथ पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक कूटनीति और व्यापार एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। गुवाहाटी और अगरतला जैसे शहर भौगोलिक रूप से भारतीय महानगरों की तुलना में दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रों के करीब हैं और जिससे पूर्व की ओर आर्थिक एकीकरण को बल मिलता है। और इस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को समर्थन देने के लिए कनेक्टिविटी को उन्नत एयर कार्गो सुविधाओं जैसे विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और सितवे बंदरगाह जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया और उसके आगे भौतिक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए समेकित कार्यनीति बनाती है। और जैसे जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की 8 राजधानियां वैश्विक मूल्यों श्रृंखलाओं में एकीकृत होने की तैयारी कर रही हैं, इसके गलियारे प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे यह क्षेत्र उभर रहा है और इसके साथ ही एक नया भारत भी उभर रहा है। लेखक केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये आप देखिए पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, भीमेश चंद्र बनर्जी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। गढ़ी हुई छवियों से मुक्त तो हों स्त्री पुरुष। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, या कुछ वर्ष पहले ही, कि एक मार्ग दुर्घटना से संबंधित है। एक महिला पति और 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रही थी। रास्ते में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पति ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की। इसके अंतर्गत दुर्घटना के 3 साल के भीतर क्लेम डालना पड़ता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। ट्रिब्यूनल के सामने सारे कागजात पेश करने पड़ते हैं। बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने इसी आधार पर क्लेम मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूंकि वह 40 वर्ष का सक्षम पुरुष है, इसलिए मुआवजे का हकदार नहीं है। हाँ, बच्चे जरूर इसके हकदार हैं। बीमा कंपनी ने इसी आधार पर मुआवजा देने का विरोध किया। तब यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पति की कमाई का कोई प्रमाण नहीं है, वह पत्नी पर ही आश्रित था, तो बच्चों के साथ उसे भी आश्रित मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पति को 17,84,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय यही स्पष्ट करता है कि पति को भी पत्नी पर आश्रित माना जा सकता है। और ये आप देखिए, बीमा कंपनियां हैं ना, ये बड़ी खतरनाक हैं। आप देखिए, जब तक आप बीमा नहीं लीजिए, ये आपको तरह तरह का लालच देंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी बीमा क्लेम करने की, तो आपको इतना घुमाया जाएगा, परेशान किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी तक यह माना जाता है कि पति तो कभी पत्नी पर आश्रित हो ही नहीं सकता है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समाज को भी एक संदेश है। विवाह और तलाक के मामलों में यह कानून पहले से है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महिलाओं से जुड़े कानूनी मामलों के विशेषज्ञ अरविंद जैन ने इसे यह कहकर स्पष्ट करते हैं कि तलाक के मामलों में धारा 125 के अंतर्गत यदि पत्नी कमाऊ है, पति उस पर आश्रित है या फिर विकलांग है, तो वह गुजारा भत्ता पाने का हकदार है, क्योंकि यह धारा जेंडर न्यूट्रल है। हालांकि तलाक के मामले में कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी खूब कमाती थी, लेकिन तलाक के बाद वह पति से गुजारा भत्ता मांगने लगी। ऐसे मामलों में एक बड़ा कारण समाज में यह सोच व्याप्त होना है कि यदि कोई पुरुष है तो उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही इतनी अच्छी होगी कि वह पत्नी के सामने कभी कमजोर नहीं माना जा सकता। यह भी एक तरह से आप देखते हैं महिला पुरुष के बीच भेदभाव है। और हमारे तमाम आख्यान, कहावतें, मुहावरे भी पुरुषों की ऐसी छवि बनाने में योगदान देते हैं। जैसे, अरे मर्द होकर रोते हो, क्यों महिलाओं की तरह आंसू बहाते हो? क्या पुरुष को किसी बात का दुख नहीं होता? क्या वे कभी व्यथित नहीं होते? वे भी हार्ड मास के मनुष्य हैं, रोबोट नहीं। आखिर उन्हें अपनी भावनाएं क्यों नहीं व्यक्त करनी चाहिए? कई बार तो पुरुषों को कमजोर साबित करने के लिए उन्हें चूड़ियां भेंट की जाने लगती हैं। आज भी जिन नेताओं ने लोग नाराज होते हैं, उन्हें चूड़ियां भेंट करने लगते हैं। यानी कि आप जानबूझकर महिलाओं को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं, लो इन्हें पहनकर घर बैठ जाओ। क्या जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं वो कमजोर होती हैं? यह एक गर्हित सोच है। क्या जो स्त्रियां घरों में रहती हैं वो कुछ नहीं कह सकती हैं? वे तो 16 से 18 घंटे काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। वे खेतों पर मेहनत करती हैं। गांव में पशु उन्हीं के भरोसे पलते हैं। उन्हें कभी साप्ताहिक अवकाश या और कोई छुट्टी नहीं मिलती है। अब तो वे घर संभालने के साथ नौकरी कर पैसे भी कमा रही हैं। इसके बाद भी पुरुष को लेकर रूढ़िवादी नजर नहीं
नजरिया नहीं बदला, और पुरुष माने कमाऊ ताकतवर कभी ना डरने वाला। इसलिए ऐसे उलाहनों की भी कभी कमी नहीं कि अरे बीवी के सामने हाथ फैला रहे हो, बीवी के टुकड़ों पर पलोगे, जोरू के गुलाम। ऐसे उलाहने एक गंभीर समस्या के सूचक हैं, और इस तरह सदियों से बनी हुई यह धारणा भी एक बड़ी समस्या है कि स्त्रियां घर में रहने के लिए एवं पुरुष बाहर काम करने के लिए। यह अच्छा है कि न्यायालयों का रवैया बदल रहा है। जाली एलएलबी जॉली एलएलबी की एंड का जैसी फिल्मों में भी बन रही हैं, जिनमें घरों में रहने वाले पति भी दिखाए जाते हैं। जॉली एलएलबी 2 में अभिनेता अक्षय कुमार वकील हैं, लेकिन घर आकर खाना बनाते हैं। की एंड का घर में संभालने वाला पति, नौकरी करने वाली पत्नी, पत्नी ही नहीं पति भी घर संभाल सकता है, खाना बना सकता है, घर पर रहकर उसी तरह बच्चों की देखभाल कर सकता है जैसी पत्नी करती है। पत्नी भी बाहर निकल कर पैसे कमा सकती है और उसकी कमाई से घर भी चल सकता है। उसके हाथ सिर्फ मेहंदी रचाने और चूड़ियां पहनने भर के लिए नहीं बने हैं। स्त्री कमजोर या मामूली बात से मुरझाने वाली नहीं है होती है, वह भी कार्यस्थलों पर अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग महिलाओं और पुरुषों की एक तरफा छवि से परेशान हैं, अब भी हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों ने इसका दंड भुगता है। और आप देखिए समाज की यह जकड़न जितनी जल्दी टूटेगी, उसका लाभ स्त्रियों और पुरुषों के साथ पूरे समाज एवं देश को मिलेगा। गढ़ी हुई छवियां महिलाओं और पुरुषों के साथ समाज का भी नुकसान करती हैं। भलाई इसी में है कि इन पुरानी छवियों से शीघ्र मुक्ति पाई जाए, क्योंकि यदि स्त्री आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है तो पुरुष भी। लेखक साहित्यकार हैं, इनका नाम है आप देखिए क्षमा शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बात बताइए, आप लोग अपनी राय, आपके विचार क्या हैं, आप लोग वो बताइए। ठीक है, या आप देखिए अपेक्षा रखना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। दूसरों से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बच्चे के मन में भी माता पिता से अपेक्षा होती है, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखा जाएगा। जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, परिवार समाज और सरकार से उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। हमारी अपेक्षाओं पर सभी लोग खरे नहीं उतर सकते। जब ये पूरी नहीं होती हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी गुणवत्ता पर पड़ सकता है, या हमारे जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। व्यक्ति हर स्थिति में सबसे अच्छा चाहता है और ऐसा ना होने पर निराशा उत्पन्न होती है। और आप देखते हैं कि अपेक्षा के भंग होने की पीड़ा को सहन करना आवश्यक है, और इसे कर्म फल या फिर प्रारब्ध के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मान लेना जहां अपेक्षाएं हों वहां दुख है और सहज है। फिर भी संसार के प्रति एक खुले दृष्टिकोण को अपनाना कठिन नहीं है। दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले हमें अपनी सामर्थ्य और काबिलियत और सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अपेक्षाओं के पूर्ण न होने पर सहज रहना किसी योग से कम नहीं है। यह भी सच है कि जहां आपकी अपेक्षाओं का मूल्य नहीं है वहां से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। उम्र के साथ अपेक्षाएं भी कम होती जाती हैं और सब व्यर्थ सा लगने लगता है। अपने को व्यस्त रखने और परिजनों के साथ समय बिताना और ध्यान में लीन होना इस दुख का समाधान है। जहां प्रेम होता है वहां अपेक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता है। आपका आशीर्वाद सोच धीरे धीरे आपको परिवार समाज की एक मजबूत कड़ी बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपेक्षाओं में लिप्त न होकर सहनशीलता का उदाहरण बने, वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सशक्त मार्ग खोलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। ये जंगल राज की झलक, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उस समय की बातें की जा रही हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार तो पहले आप लोग वेस्ट बंगाल चलिए, घूम के आते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव बाद हुई भीषण हिंसा के आरोपितों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणियां की वे ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ यह भी बताने वाली हैं कि इस राज्य में किस तरह राजनीतिक हिंसा को प्रेशर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए आरोपितों की जमानत रद्द की कि उन्होंने अपनी हिंसक गतिविधियों से विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की और यह हिंसा लोकतंत्र पर हमला थी।
इस हिंसा को सीबीआई जांच न्यायपालिका के हस्तक्षेप के चलते हो पाई है। यह अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट की ओर से इस हिंसा के आरोपितों को जमानत देने पर जो विरोध सीबीआई ने किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उचित पाया कि अभियुक्तों पर लगे आरोप उसकी अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। वास्तव में ऐसा ही है। 2021 विधानसभा चुनाव बाद जैसे ही नतीजों के रुझान आने लगे, यह साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही। वैसे ही इस दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ी जिसने के बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने विरोधी दल खासकर भाजपा को वोट दिया। और ऐसे आप देखते हैं कि क्या ऐसे लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। इस आतंक को देखकर भी बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उससे उन लोगों की भी मदद नहीं की जो उसे सहारा मांगने गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र जाने की सलाह दी। बेबस लोग अपनी जान बचाने के लिए असम तक पलायन कर गए। और एक बात और देखने को मिलती है, पुलिस आप देखते हैं कि उनके दबाव में काम करती है जिसकी सरकार वहां होती है। और अगर हम बात करें चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चुनाव बाद की भयानक हिंसा पर ममता बनर्जी का कहना था कि उस समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी और चुनाव आयोग को हिंसा रोकनी चाहिए थी। इसे बहानेबाजी के अलावा और क्या कहा जाए। वैसे भी उनके शासनकाल में वैसी राजनीतिक हिंसा आम हो गई है जैसी कभी वाम दलों के समय होती थी। इसका ताजा उदाहरण कुछ दिन पहले वक्फ कानून के विरोध के बहाने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा। इस हिंसा की जांच के लिए एक कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित समिति की चंद दिन पहले आई रिपोर्ट यही कह रही कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कहने पर की गई और उस समय भी पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इसका अर्थ यही निकलता है कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने वाले तत्वों को संरक्षण दे रही है और अब ऐसे तत्व बेलगाम हो गए हैं। आखिर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का वक्फ कानून से क्या लेना देना था? और इस हिंसा पर ममता का यह कहना था कि इसकी साजिश भाजपा और बीएसएफ ने रची। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में जंगल राज जैसी स्थितियों के निदान पर भी विचार करे। योग नीति, ये उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कैबिनेट के माध्यम से देश की प्रथम योग नीति स्वीकृत की है। यह निश्चित रूप से योग के प्रचार प्रसार में सहायक साबित होगी। उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक और योग परंपरा की भूमि माना जाता है। यह प्राचीन समय से ऋषि मुनियों और साधकों की साधना स्थल रही। उत्तराखंड में वर्तमान में ऋषिकेश, चंपावत और कोसानी में योग साधना के प्रमुख केंद्र हैं जहां देश विदेश के साधक योग सीखने और ध्यान लगाने के लिए आते हैं। अब सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने पर जोर दे रही है। अच्छी बात है कि सरकार ने इसमें दूरदृष्टि का परिचय दिया और आप देखते हैं कि अगले 5 वर्ष यानी कि 2030 तक यहाँ 5 योग हब स्थापित करने का निर्णय लिया। ये सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार ने नीति में 20 लाख रुपए तक की अनुदान की व्यवस्था की। योग केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने होम स्टे, रिसोर्ट, स्कूल, कॉलेजों में योग केंद्र बनाने की स्थिति में योग अनुदेशक को प्रति सत्र 250 रुपये प्रति पूर्ति की व्यवस्था भी की और इससे संचालकों का योग अनुदेशकों को रखने पर अधिक व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार योग नीति के जरिए यह उम्मीद कर रही कि इससे राज्य में 13,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे और इससे निश्चित रूप से जन सामान्य, विशेष रूप से युवा योग की तरफ आकर्षित होंगे। सरकार को चाहिए कि वह नीति को धरातल पर उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि उसका लाभ युवाओं से लेकर प्रदेश को भी मिल सके। और देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में कितनी? 70 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें? 3 सीटें। लोकसभा में 7 सीटें। कितनी? 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चीन और रूस मिलकर, ये आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये भारत है, ये चाइना है, ये रूस आपको देखने को मिल रहा है। तो चीन और रूस मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हाल ही में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस और चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संभावना जताई जा रही कि यह परियोजना न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी नई दिशा देगी। यह प्रस्तावित परमाणु संयंत्र इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का एक अभिन्न अंग होगा। ILRS चीन और रूस की साझेदारी में विकसित की जा रही है। एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष परियोजना है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर निरंतर वैज्ञानिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करना है, जो कि चंद्र सतह पर सौर ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, विशेष रूप से ध्रुवीय अंधेरे क्षेत्रों में। इसलिए वहां परमाणु ऊर्जा को एक विश्वसनीय और स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। परमाणु
ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से चंद्रमा पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग, डाटा विश्लेषण, संचार नेटवर्क और रोबोटिक मिशनों को स्थायी ऊर्जा मिल सकेगी। इससे न केवल भविष्य के मानव मिशनों की राह आसान होगी, बल्कि चंद्रमा को दीर्घकालिक वैज्ञानिक केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाया जा सकेगा। ILRS परियोजना को अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस प्रोग्राम के प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी सहित 55 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर 2027 तक चांद की कक्षा में गेटवे नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। यह स्टेशन चंद सतह पर मानव मिशनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। और आप देखिए, हालांकि चीन और रूस को चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा। चांद की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे अत्यधिक तापमान, निर्वात और विकिरण इस परियोजना को जटिल बनाते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग और अंतरिक्ष में इसके परिवहन की प्रक्रिया भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही के वर्षों में अपनी तकनीकी क्षमताओं का लोहा मनवाया। ऐसे में यह आशा की जा रही है कि यह परियोजना चांद पर स्थायी मानव उपस्थिति और उसके संसाधनों के उपयोग को लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण को परिभाषित करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग। ये आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारत जो बांग्लादेश म्यांमार सीमा की बातें हो रही है, ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये म्यांमार है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा हमारी इससे भी लगती है। ये बांग्लादेश की आंतरिक दशा निरंतर कमजोर हो रही है और आर्थिक रूप से आप देखिए भी वह दुर्बल हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस ने वहां की सेना के संबंध ठीक नहीं है, छात्र संगठन को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, उसे सत्ता तक ले जाने की चर्चा है। भारत के लिए यह सब चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर भारत विरोधी मुहिम की झलक दिखाई दे रही है। दरअसल यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। यदि सामरिक समीकरण के विभिन्न पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा महज 271 किलोमीटर की है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारत के लिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं दोनों देशों से मिलती हैं। मिजोरम की सीमा दोनों देशों से मिलती है। म्यांमार के 3 जिलों जो अशांत हैं इस सीमा पर स्थित हैं। और आप देखते हैं कि बांग्लादेश का कॉक्स बाजार दूसरी तरफ है, और आप देखते हैं कि और म्यांमार के 3 जिले जो अशांत है ना, वो इसी तरह। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ 5 देशों की सीमा मिलती है, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, सब कुछ चीन के इशारे पर करने की तैयारी है। और आप देखिए, भारत की ओर निशाना पहलगांव आतंकी हमले और उसके बाद के समीकरणों को देखते हुए चीन के लिए बड़ा आसान था कि विमर्श को पश्चिमी सीमा से हटाकर पूर्वी सीमा तक खींचा जाए। चीन की मंशा भारत को युद्ध जैसी स्थिति में घेरने की रही है। भारत ने अपनी शक्ति और कुशल कूटनीति के जरिए पहलगांव आतंकी हमले का बदला भी ले लिया और पुनः अपनी आर्थिक विकास की गति तेज करने की शुरुआत भी कर दी। युद्ध की सतर्कता और आर्थिक मानदंड एक साथ आगे बढ़ते दिखाई देने लगे। बाहरी ताकतों को यह सब चुभने लगा, खासकर चीन को। इसलिए चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भारत विरोधी टीम बनाने में जुटा हुआ है, और जिससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहरा बन रही है। स्टूडेंट बैंक को भारत के विरुद्ध तैयार कर रहे हैं, संसाधन चीन के द्वारा भेजा जा रहा है। और आप देखते हैं कि ट्रेनिंग पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है, जमीन बांग्लादेश व म्यांमार का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि आज दुनिया की निगाहें भारत की पश्चिमी सीमा पर है, चर्चा कश्मीर की हो रही है, लेकिन मंच पूर्वी सीमा पर तैयार किया जा रहा है। इसलिए यह भारत के लिए चिंता का सबब है। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष के बढ़ते प्रभाव ने कई छात्र संगठनों को हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है। आतंकी गतिविधियों का संचालन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, और जिससे भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर खतरा बढ़ गया है। ISI बांग्लादेश को आतंकी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। यह त्रिकोणीय गठबंधन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई विद्रोही समूह ने म्यांमार में शरण ली है। वहां की सैन्य जुटा के साथ समझौते किए हैं। इन समूहों को म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में ठिकाने बनाने की अनुमति दी गई, और जिससे वे भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित कर सकें।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के बीच चीन की भूमिका जटिल और बहुआयामी रही है। बीजिंग ने एक ओर म्यांमार की सैन्य सरकार जुट्टा को समर्थन दिया है, वहीं दूसरी ओर कुछ जातीय विद्रोही समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखा है। इस दोहरी रणनीति का उद्देश्य क्षेत्र में अपनी आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करना है। विश्लेषक का मानना है कि चीन म्यांमार कि में डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहा है। वह एक और सैन्य सरकार को समर्थन देता है, दूसरी ओर विद्रोही समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। और इस रणनीति का उद्देश्य म्यांमार में स्थिरता कायम रखना और अपने आर्थिक हितों जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और उग्रवाद की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और जिसमें बाहरी शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन शक्तियों ने विभिन्न तरीकों से उग्रवादी समूहों को समर्थन प्रदान किया और जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीन ने ऐतिहासिक रूप से पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूहों को समर्थन प्रदान किया है। हाल के वर्षों में चीन पर म्यांमार स्थित विद्रोही समूहों के माध्यम से भारतीय उग्रवादियों को हथियार और शरण देने का आरोप लगा है। म्यांमार की सीमा से सटे क्षेत्र में कई उग्रवादी समूहों ने अपने ठिकाने बनाए हैं। चीन की साजिश। तो वस्तुतः चीन भारत की सीमाओं व अस्थिरता क्यों चाहता है? चीन चाहता है कि भारत सीमावर्ती क्षेत्र विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार सैन्य राजनीतिक दबाव में रहे। इससे भारत अपने अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए। भारत को दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक रणनीति, ताइवान मुद्दे या क्वाड जैसे पहलों में मुखर भूमिका से रोकना है। और चीन का दक्षिण एशिया में खेल एक बहुस्तरीय रणनीति है जो भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र, सैन्य कूटनीति और रणनीतिक दबाव पर आधारित है। और आप देखिए चीन निश्चित रूप से आप देखते हैं कि एक बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकत है। चीन की मंशा बंगाल की खाड़ी में अपनी शक्ति को मजबूत बनाना है, लेकिन इसी दौर में भारत ने भी अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया है और जिससे विश्व चकित है। आज भारत के प्रति अमेरिका और पश्चिम का दोहरा सोच भी उजागर हुआ है। परमाणु परीक्षण के बाद भी इन देशों की नीयत और दृष्टि ठीक ही ऐसी ही थी जैसी आज है, लेकिन कुछ महीनों में संदेह का बादल छट गया और भारत की महिमा स्थापित हुई। विश्व शांति की भारतीय अवधारणा के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, वहीं आर्थिक विकास की अभी आवश्यकता है। ऐसे में चीन भारत को परेशान करता रहेगा, लिहाजा इससे बचाव के उपाय भी करने होंगे और हर हाल में हमें मजबूत रहना होगा। संघर्षरत बलूच समुदाय का सहयोग करे भारत। जो बलूचिस्तान में प्रांत आज़ाद होने की बात कर रहा है ना पाकिस्तान में, उसी की बात हो रही है। तो हमें भी थोड़ा हवा देते रहना चाहिए कि वो अपने ही आंतरिक मामलों में उलझा रहे। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत आज जिस दौर से गुजर रहा है वह केवल किसी क्षेत्रीय असंतोष की कहानी नहीं बल्कि मानवाधिकारों के गंभीर हनन, राजनीतिक उत्पीड़न का प्रतीक बन चुका है। दशकों से जारी शोषण, सैन्य दमन, जबरन गुमशुदगियां, सांस्कृतिक दमन और सामाजिक बहिष्कार ने बलूच जनमानस में अलगाव की भावना को गहरा कर दिया। बलूचिस्तान की मांग अब केवल आर्थिक या प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित नहीं रही, वे अब स्वायत्तता और स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दे रही हैं। बलूच नेताओं और संगठनों ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई और कई बार भारत ने भी समर्थन की अपेक्षा जताई। भारत के लिए केवल एक रणनीतिक फिसन नहीं है बल्कि एक नैतिक दायित्व का विषय भी बनता है। भारत ने अतीत में तिब्बत के मुद्दे पर साहसिक रुख अपनाया था। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात उसकी निर्वासित सरकार को भारत में शरण दी थी। फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने तिब्बत शरणार्थियों की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया था। इस फोर्स ने कारगिल और गलवान जैसी घटनाओं में अपनी ताकत साबित की। यह भारत की एक कारगर रणनीति का प्रतीक बनी। और सवाल यह है कि क्या भारत अब बलूचिस्तान के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है? इस संदर्भ में दो पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या भारत बलूच शरणार्थियों और कार्यकर्ताओं को संगठित कर एफ की तर्ज पर एक विशेष बलूच फोर्स का समर्थन कर सकता है? और दूसरा, क्या भारत में एक निर्वासित बलूच सरकार को स्थान और मान्यता दी जा सकती है और जिससे बलूच आंदोलन को एक राजनीतिक और अवैध अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल सके? और आप देखिए इन दोनों प्रस्तावों के अपने रणनीतिक लाभ हैं। इसके पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक कूटनीतिक दबाव पड़ेगा। भारत की छवि एक न्याय प्रिय लोकतंत्र के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही पाकिस्तान चीन के साझा आर्थिक हित विशेषकर सीपीसी परियोजना पर व्यवहारिक प्रभाव भी पड़ेगा। बेशक यह मार्ग संवेदनशील और जटिल है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी मिश्रित हो सकती है, परंतु यदि भारत इस भूमिका को मानवाधिकारों के समर्थन के रूप में प्रस्तुत करे तो यह कदम न्यायसंगत सिद्ध हो सकता है। भारत यदि स्वयं को मानवाधिकारों, लोकतंत्र और न्याय का समर्थक मानता है तो उसे ऐसे संघर्षरत समुदाय के पक्ष में खड़ा होना होगा, विशेषकर तब जब वह समुदाय स्वयं भारत से समर्थन की अपेक्षा कर रहा है। बलूचिस्तान केवल एक भूगोल नहीं बल्कि उन आवाजों का प्रतीक बन चुका है जिन्हें कुचला गया है। भारत यदि इस समय मौन रहा तो एक बड़ा रणनीतिक अवसर चूक जाएगा।
आप लोग बताइए क्या सोचते हैं, आप लोग कुछ सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए। एक ये आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था पर से विवश जो बिहार में आप देखते हैं बातें चल रही उसी के संदर्भ में। नशे के विरुद्ध जागरूकता, आप सभी जानते हैं कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। चलिए इसके बारे में बताइए आप लोग, पहली बार कब मनाया गया था और इस बार की थीम क्या रखी गई है? गूगल बाबा का सहारा लीजिए। समूचे विश्व में केवल तंबाकू से प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। अब ये आंकड़े देख रहे हैं, मुझे तो हैरानी तब भी होती है जब आप देखिए तंबाकू के जो भी पैकेट रहते हैं, जो सामग्री रहते हैं, उस पर चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग खाते हैं। हमारे देश में समाज के मध्यम तथा निचले वर्ग के लोगों में तंबाकू पे चलन तेजी से बढ़ रहा था। बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में कई बच्चे आधुनिकता का प्रदर्शन करने में तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें इसकी लत लग जाती है, उसकी जीवन के लिए यह सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। बहुत सारी हॉस्टलों संस्थाओं की सर्वेक्षण में ऐसी बातें आ रही थी कि तंबाकू ने युवा पीढ़ी में भीतर अपना आवरण जमा लिया है। एक पता है, मैं एम्स में गया हुआ था कुछ समय किसी से मिलने, मैंने देखा कि एक लड़का तंबाकू गुटखा मांग रहा था। वो ऐसे गिर रहा था जैसे खाना हो, मतलब रोटी हो उसके लिए। वो कह रहा था दे दीजिए, तलब लगी हुई है। मुझसे पूछने आया, बोला आप भैया आप भी गुटखा है आपके पास? मैंने बोला भैया खाने के लिए पैसे ही नहीं है ना। मैंने बोला वो तो हम खुद नहीं खा पाए। तो वो ही रहता है। मैंने नहीं कहा कि वो अम्मा एक बार वो बोली चाय पिला दो तो मैंने चाय पिला दी, फिर बोली कि वो गुटखा दिला दो, तो वो मैंने बोला कि मेरे पिता ने मुझे गुटखा के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं। तो ये है हाल। आज विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर हमें जानना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी का मूल कारण क्या है। वस्तुतः सरकार द्वारा स्वयं तंबाकू को अपनी आय का एक बड़ा स्रोत माना गया और तंबाकू एवं गुटखा के कारखाने लगाने के लिए सरकार द्वारा ऋण की स्वीकृति भी दी जाती है। इसके उन्हें व्यापक प्रचार प्रसार और उत्पादन का भी मौका मिलता है। प्रचार प्रसार संसाधनों द्वारा भी अपनी आय बढ़ाने के लिए खूब विज्ञापन किया जाता है। टीवी चैनलों पर इसके आकर्षक विज्ञापन चलाए जाते हैं और जिनके प्रभाव में लोग आसानी से आ जाते हैं। मानस पटल पर इसके छा जाने के कारण अक्सर समाज में इसे स्वीकृति मिल जाती है। वैसे भी गलत कार्यों की में स्वीकृति मानव स्वभाव है, परंतु सरकार की इस संबंध में जो गाइडलाइन है तमाम टीवी चैनल अक्सर उसकी अनदेखी ही करते हैं। एक और आप लोगों की यहां बात बता दूं, देखिए परेशानी एक और है यहाँ। परेशानी ये है कि आप देखेंगे, मैंने देखा है कि लोग 40-50 रुपए का गुटखा लेंगे और आटा खरीदेंगे आधा किलो। तो आप समझ सकते हैं 20 रुपए का आटा खरीदेंगे तो उनके लिए आटा से जरूरी गुटखा है। बिहार में शराबबंदी का सुपरिणाम, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि शराबबंदी के बाद पारिवारिक विघटन और आपसी विवाद में होने वाली मारपीट की घटनाओं में आधे से अधिक की कमी आई है। खासकर महिलाओं बच्चों के प्रति आप देखते हैं कि जो घटनाएं होती थी उन पर रोक लगा है। निश्चित रूप से यह सकारात्मक परिणाम है, इससे समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक अभिभावक को जागरूक रहना होगा। बच्चों के मन में मस्तिष्क में शुरू से ही यह भाव बनाना होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस दिशा में ले जा सकते हैं, लिहाजा स्वयं को जीवन भर उनसे बचाव करके आगे बढ़ना होगा। यह दुखद है कि समूचे विश्व में सिगरेट के सेवन का जितना उपभोग किया जाता है उसका लगभग 10% हिस्सा भारत में होता है। भारत में देसी खाने वाली तंबाकू की खैनी, पान मसाले, गुटखा मसाले इत्यादि के रूप में भी बहुत मात्रा में सेवन किया जाता है, जो कैंसर का एक प्रमुख कारण बनकर शरीर को दुष्प्रभावित भी करता है। और इसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण जनमानस में और अशिक्षित लोगों में यह धारणा फैला दी गई कि पेट साफ करने के लिए तंबाकू की आवश्यकता होती है, जबकि यह बिल्कुल निराधार है। मनुष्य के अलावा आप देखते हैं कि प्रकृति के अन्य जीवों की बात की जाए तो गधा भी हरी चीज ही खाता है। गौर करने वाली बात है कि वह हर प्रकार के घास खाता है, लेकिन वह तंबाकू कभी नहीं खाता है। यदि घास के बीच में तंबाकू का हरा पौधा हो तो वह उसे नहीं खाता है। बचाव ही उपाय है। हमारे देश में तंबाकू के सेवन की आदत अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों में है। गरीब लोगों में जहां सुरती, खैनी, बीड़ी आदि के रूप में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है, वहीं संपन्न वर्ग के लोग इसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट के रूप में लेते हैं। कई संबंधित संस्थाओं के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि भारत के 20% से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू की चपेट में आ गए हैं। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों में कैंसर जनित बीमारियां केवल तंबाकू से हो रही हैं। ऐसे में हम इससे बचने का उपाय सोचना होगा और बचाव की ही उपाय है कि सिद्धांत पर कार्य करना होगा। एक अच्छे नागरिक का दायित्व, श्रमशील व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक विश्राम या विराम पाने के लिए तंबाकू का प्रयोग करता है, परंतु वह नहीं जानता है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला थोड़ा सा तंबाकू कितना घातक है। धीरे धीरे यह तंबाकू उसके शरीर और मन मस्तिष्क में पैंट बना लेती है, वह लती हो जाती है, अर्थात उसकी आदत हो जाती है। यही आदत उसके विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि आज के दिन यदि हम तंबाकू सेवन करने वाले कम से कम 5 लोगों को इस बारे में बता सकें और इस व्यसन से मुक्ति दिला सकें तो शायद एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाएंगे।
भारत को महान बनाने के लिए जहां समूचे देश में व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना बड़ा विस्तार किया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना ही की आवश्यकता है। हमारा आपका एक क्षेत्र शिक्षित समाज एक भारत के अच्छे नागरिक का दायित्व बनता है कि वह लोगों को तंबाकू सेवन से बचाए ताकि स्वस्थ और सशक्त भारत बने। और खासकर अपने बच्चों को दूर रखिए इससे, उन्हें समझाइए आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।